जय श्री राम। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं जो शादी का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको 0 से लेकर और 100 तक बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं कंसल्टेशन आती हैं वो किसके लिए आती है, शादी के लिए आती है। तो आपको नेट पे क्या है, अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो कोई कॉन्सेप्ट बता रही है, एक वीडियो कोई कॉन्सेप्ट बता रही है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। जिसको एस्ट्रोलॉजी का हल्का सा भी पता है ना कि 12 राशियाँ कौन सी हैं, 12 भाव कौन से हैं, ठीक है, तो और 9 ग्रह कौन से, कौन सा भाव कौन से का स्वामी है, ये ठीक है। मतलब बिल्कुल जिसको बेसिक पता है कि हाँ हमारी 12 राशियाँ ये हैं, ये हमारे 12 भाव हैं, ये हमारे 9 ग्रह हैं और कौन से ग्रह को कौन सी राशि का स्वामित्व प्राप्त है, तो वो यहाँ से सीखना शुरू कर सकता है। और अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो मैंने बिल्कुल 0 से सारी सीक्वेंस डाली हुई है एस्ट्रोलॉजी मास्टरी के नाम से। आप उस सीक्वेंस को देखिए, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी मास्टरी पार्ट 1 से आप देखना शुरू कीजिए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं है, आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हम यहाँ से सीखेंगे। बल्कि यहाँ भी मैं बेसिक से ही उठाऊंगा, पर हल्का फुल्का, ऐसे नहीं कि मैं हर एक चीज़ बताऊंगा दोबारा से। जिसको अब ABCD नहीं पता, राशियों के नाम ही नहीं पता, तो वो नहीं बताने वाला, लेकिन उठाऊंगा मैं बिल्कुल 0 से ही। ठीक है, तो अगर उतना बेसिक भी नहीं है तो फिर आप क्या करिए, आप उस एस्ट्रोलॉजी मास्टरी कोर्स को देखिए। उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा है। फिर उसके बाद मैंने 12 राशियों के बारे में बता रखा है, और हर एक राशि के अंदर, जैसे मेष राशि है तो 12 राशि हो जाएगी हमारे पास, मेष से लेकर मीन तक। तो मेष राशि के अंदर 9 ग्रह का क्या फल होगा, ठीक है, वृष के अंदर 9 ग्रह का क्या फल होगा, ये सारा सीक्वेंस मैंने कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद लगन लोड, लगनेश जो 12 भाव में जाएगा तो क्या फल देगा, द्वितीय से 12 भाव में जाएगा तो क्या फल देगा, ठीक है, इसकी पूरी सीक्वेंस मैंने कर रखी है। उसके बाद मैंने एक दो ब्लैंक चार्ट के ऊपर एक पूरी वीडियो डाल रखा है, जिसमें आप सिर्फ ब्लैंक चार्ट से भी थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और फिर मैंने कंजक्शन का भी थोड़ा पार्ट टच किया, ठीक। तो वो चीज़ मैं पैरेलली चलाऊंगा, ठीक है। लेकिन वहाँ तक आप जाते जाते बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, और ये जो शादी वाला कॉन्सेप्ट है इसको सीखने के लिए आप टोटली एबल हो जाएंगे। अब मैं क्या हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ स्पाउस क्या हो सकती है, आपके स्पाउस के अंदर गुण क्या क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। लेट मैरिज की कम से कम आपके 18-20 कॉम्बिनेशन मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। नो मैरिज का कॉम्बिनेशन है तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद टाइमिंग ऑफ इवेंट। मेन चीज़ क्या है, आपका जो भी कंसल्टेशन के लिए आएगा आपके पास से, वो टाइम चाहिए उसको कि किस टाइम पे शादी हो जाएगी। भाई आप कहोगे हाँ ये है वो है ये उपाय करो, नहीं, आपको टाइम निकालना आना चाहिए, ठीक है। बीरबल की खिचड़िया कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि उसमें क्या होता है कि जब राजा अकबर होता है वो ना अनाउंस करता है कि इस बहुत ज़्यादा ठंड थी कि पूरी रात जो नदी के पानी में इस ठंड में रुक जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो उस ठंड के अंदर एक व्यक्ति रुक जाता है। तो जब उससे पूछा गया कि आप कैसे रुके, तो उसने कहा कि बहुत दूरी पर एक दीपक जल रहा था, उसकी लाइट को देख के मैं ठंड को सहन करता गया। तो ज्योतिषी का काम क्या है कि ज्योतिषी सूरज को जल्दी नहीं उगा सकता, लेकिन ज्योतिषी दिए का काम कर सकता है। ज्योतिषी अपने क्लाइंट को ये बता सकता है कि भाई देखिए 6 महीने बाद, 1 साल के बाद शादी का योग बन रहा है, तो आप इसके लिए ज़्यादा चिंता मत करिए और उसको बेवजह के आडंबरों में मत डालिए कि आप ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। भक्ति का अपना एक अलग विधान है और उसका एक रिजल्ट भी अलग है, ठीक है। मान लिया आप किसी को कोई पूजा पाठ बताते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल निष्फल है, लेकिन वो जो आपने कर्म किया है उसका फल आपके वांटेड कर्म के अंदर नहीं काउंट होगा। जैसे अगर आपने सोचा कि आपने कहीं पे 100 रुपये दान दिया, ठीक है, और कहीं पे आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप बोलोगे कि ठीक है मैंने वहाँ पे 100 रुपया दान दिया था, एक काम करो मेरे उस पुण्य को इसमें काउंट कर लो और मुझे इस मर्डर केस से मुक्ति दिला दो। ऐसा नहीं हो सकता, समझे। जैसे मान लिया आपने क्या किया, भगवान की पूजा की, किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि भाई तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही, एक काम करो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओ। तो देखिए अब आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं किस इच्छा से कि मेरी शादी हो जाए। वो चीज़ अपनी जगह पे ठीक है कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कर्म का विधान भी है हमारे यहाँ। या तो आपकी भक्ति में इतनी ताकत हो, ठीक है, अगर आपकी भक्ति में इतनी ताकत है कि वो भाग्य का लिखा मेट सकती है तो फिर तो एक अलग ही चीज़ है। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप शिव जी की भक्ति करेंगे तो उसका फल आपको 101% मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, वो और किसी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप जो इधर उधर की बातें हैं इनको घुमाना बंद कीजिए,
या आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बचिए जो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं जानते। फिलोसफी एक अलग पार्ट है, ठीक है। ज्ञान बांटने कोई भी ज्ञान बांट सकता है, ऐसा था वैसा था, उसकी ये कथा उसकी ये कथा, वो चीज़ एक अलग है। असली जो ज्योतिषी का काम है वो है टाइमिंग ऑफ इवेंट, समय के थ्रू देखना। महाकाल की विद्या है ये, काल से परे, पास्ट में झांकना, पुराने जन्मों में भी झांक सकते हैं हम। लेकिन चलिए मानते हैं ना कि पुराने जन्मों का होता है कि किसी को क्या ही पता है, लेकिन आपने किसी को 6 महीने बाद का प्रेडिक्शन दिया और वो आपका बिल्कुल ठीक निकल रहा है, तब तो प्रमाण है। और इस विद्या को स्पेशली अर्थकारी विद्या मत बनाइए कि पैसा कमाना आपका मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेरा आपसे ये निवेदन है। हाँ, सिर्फ पैसे के लिए करनी है तो बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे जो हर रोज़ राशि फल बता रहे हैं, हर रोज़ कुछ कुछ कर रहे हैं, ये उपाय कर लो, शनि अब मीन राशि में गोचर कर रहा है तो वहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ शुद्ध ज्ञान मिलेगा। अब ये भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, बस मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ टोटली कि अब आप उस ज्ञान को कैसे प्रयोग करेंगे, क्योंकि सभी जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं भाई। या फिर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस सीक्वेंस को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम गवाए। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 12 भाव तक का एक ब्रीफ में लिखा है कि किसको हम क्या बोलते हैं और उससे क्या देखते हैं। तो मोटे तौर पर आपने देखा होगा, हम पहले भाव क्या बोलते हैं, तन भाव होता है, ठीक है। क्या होता है, पहला भाव जो होता है उसको तन भाव बोला जाता है, ठीक है। ये जो लगन होता है इसको लगन को क्या बोलते हैं, तन भाव बोलते हैं। इसकी हम अपनी बॉडी देखते हैं। जो दूसरा भाव होता है वो धन भाव का होता है, धन का, परिवार का होता है हमारा। तीसरा भाव किसका होता है, छोटे भाई बहन का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, ठीक है। चौथा भाव हमारे घर का सुख होता है, माता का होता है, वाहन का होता है, ठीक है, मकान का होता है। पांचवा घर जो होता है हमारा संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का होता है, स्पोर्ट्स भी देखते हैं इसे। वैसे तो एक भाव से बहुत सारी चीजें। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है। सातवां भाव किसका होता है, आपके स्पाउस का होता है, आपके जीवन साथी का होता है। आठवां भाव क्या होता है, आपका मृत्यु स्थान होता है, ठीक है, ये और ससुराल का भी होता है भाव के अकॉर्डिंग। 9 भाव के पिता का, आपके गुरु का होता है। 10वां भाव के कर्म का होता है। 11वां भाव आपके लाभ का होता है। 12वां भाव व्यय का होता है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको एक एक शब्द में बताया है कि ये चीज़ क्या है, कौन से भाव से क्या देखते हैं। बाकी मैंने जो पहले एस्ट्रोलॉजी मास्टरी की जो सीरीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर की है। एक वीडियो के ऊपर 1-1 घंटा मैंने दिया है, तो वहाँ पे आप डिटेल में हर चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो शादी के ऊपर है। तो स्पाउस के लिए हमें क्या चीज़ देखनी ज़रूरी है, स्पाउस के लिए हमें 2-3 चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, वीनस। फिर एक चीज़ हमें क्या देखनी है, मार्स, ठीक है। और बहुत सारी कंडीशन में हम जुपिटर भी देखेंगे, ठीक है। ये मेन कारक के रूप में है। बाकी हम राहु, केतु और शनि भी देखेंगे, क्योंकि राहु, केतु और शनि कर्म को इनिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। जुपिटर भी क्या है, एक तरीके से कर्म को इनिशिएट करके, जुपिटर जीव कारक है, तो कौन चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, जीव करेगा, ठीक है। अब नाड़ी ज्योतिष में क्या है कि वीनस जो है शुक्र पत्नी का कारक है, मंगल पति का कारक है। और देखिए और जुपिटर जो है वो क्या है, वैदिक ज्योतिष में शादी करवाने, पति का कारक नहीं है लेकिन शादी करवाने का कारक है। और जुपिटर जो पुत्र का कारक भी है, पुत्रदायक भी है, ठीक है। ऐसे तो वो हम सिचुएशन देखेंगे। अब मोस्टली लोगों का ज्ञान कहाँ तक सीमित है, 2 दिन एस्ट्रोलॉजी क्लास ली, 2 दिन में हम आपको नाड़ी ज्योतिष भी सिखा देंगे, वैदिक भी सिखा देंगे, आप 2 दिन में एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे भाई, ठीक है। तो वो ज्ञान फिर क्या है कि आप देखोगे, अरे शादी कब होगी, 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा, उसकी दशांतर देख लोगे, ठीक है, वीनस के अंतर देख लोगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपको लाखों के इसमें से कोई एक तो अलग देते, एक बात अलग है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो हम इसको बिल्कुल शुरू से सीखेंगे धीरे धीरे। तो चलिए मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ। अगर लड़के का चार्ट है, ठीक है, अगर लड़के का चार्ट है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वीनस कहाँ है। अगर हम लड़के के चार्ट की बात करें तो जो वीनस है उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है देखना। 7th लॉर्ड कहाँ पे गया है वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 7th लॉर्ड और वीनस क्या दिखाएंगे आपको,
तो वैसे तो मैं आगे कवर करूंगा इसको, लेकिन सेवंथ लॉर्ड आपका जिस भाव में बैठा होगा और उस भाव में जो राशि होगी वो आपके स्पाउस के बारे में बहुत कुछ बताएगी। ठीक है, सेवंथ हाउस में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं वो भी आपके स्पाउस के नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, फिर वीनस जहाँ पे बैठा है वो भी आपके स्पाउस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टार्टिंग में से कर लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली है, ठीक है, और वीनस जो है सेवंथ हाउस में बैठा है। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली है। तो अब इसमें सेवंथ लॉर्ड कौन है? वीनस है। और कहाँ बैठ गया? सातवें भाव में बैठ गया। तो कोई भी ग्रह जब अपने ही राशि में बैठता है तो मूल रूप से अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में बैठा। पहली बात तो शुक्र की अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सरफेस लेवल पे हम क्या कह सकते हैं? सरफेस लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि भाई शादी के लिए इस जातक के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड सेवंथ बैठा और खुद वीनस है, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया पहला स्टेप। अब मान के चलिए अगर सेवंथ लॉर्ड वीनस नहीं होता, ठीक है, मान के चलिए सेवंथ लॉर्ड आपका वीनस नहीं होता, ठीक है, मान लिए धनु लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे आती कौन सी राशि? मिथुन राशि। और मरकरी जो है वो बैठा है यहाँ पे, ये यहाँ पे राशि हो जाएगी 6। ठीक है, और मान लिया वीनस बैठा है यहाँ पे, यहाँ पे राशि है 1, मंगल की राशि। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि सेवंथ लॉर्ड कहाँ पे गया है। तो सेवंथ लॉर्ड बुध जो है वो कहाँ पे गया है? वो सप्तमेश जो है वो दशम भाव में चला गया। हालांकि यहाँ पे देखिए ये बुध की अपनी ही राशि है, एक्सोल्टेड है बुध, इसमें उच्च का है। तो सेवंथ लॉर्ड का 10th में जाना बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है कि सेवंथ लॉर्ड 10th में जाना क्यों अच्छा है। ये सारी चीज़ें मैं पूरी सीक्वेंस वाइज लगन से लेकर 12 तक कवर कर चुका हूँ, तो आप उस सीरीज को जाके देख सकते हैं। अपने से 4th गया, अपने से केंद्र त्रिकोण में जाना ग्रह का अच्छा ही होता है, अपने से 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा? सप्तमेश जो है वो अपने से 4th में गया, उसकी खुद की राशि एक्सोल्टेड है, शादी के लिए बहुत अच्छा हो गया। शादी की तरफ से सप्तमेश की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या है? अगर लड़के का चार्ट है तो अब उसमें उसकी हम क्या देखेंगे? वीनस देखेंगे। क्या देखेंगे? वीनस। शुक्र कहाँ गया है? शुक्र गया है मेष राशि में, और मेष राशि किसकी है? मंगल की राशि है। ठीक है, तो शुक्र के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है। ठीक है, हालांकि आपको देखना पड़ेगा कि मित्र की राशि शत्रु की राशि है। ठीक है, मंगल और शुक्र का क्या वो है। अब देखिए आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा कि मित्र की राशि शत्रु की राशि है, उच्च का है, नीच का है। हम ग्रह का प्रभाव देखेंगे, ब्लेंडिंग देखेंगे चीज़ों की कैसी हो रही है। तो मोटे तौर पे कोई इतनी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। वीनस की पोजीशन यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? सप्तमेश गया 10वें भाव में, वो भी उच्च का होके, और शुक्र की स्थिति भी ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शादी के लिए बहुत अच्छा हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे गुणवान पत्नी ऐसे जातक को मिलेगी। अब मैंने बताया था ना, शादी के ट्रेड्स पता कर सकते हैं इससे। कैसे करेंगे? सप्तमेश दसम भाव में गया, दसम भाव क्या होता है? कर्म का होता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे जातक की जो पत्नी है वो उसी के फील्ड से संबंधित हो, सेम बिजनेस में इन्वॉल्व हो। ठीक है, कर्म स्थान दोनों का सेम हो सकता है। उसको अपना पार्टनर जो है वो कहाँ पे मिले? आपके वर्क प्लेस पे मिल जाए। ठीक है, और वीनस आपका मंगल की राशि में गया तो हो सकता है, और ये 5वां भाव जो होता है वो स्पोर्ट्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है पत्नी का कारक है, वो मेष राशि में गया है, तो क्या फोर्स 5वें भाव से हम गवर्नमेंट देखते हो सकता है कि इस जातक की जो पत्नी है वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट फील्ड में हो। 5वां भाव एजुकेशन दिखाता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट टीचर हो। देखिए कितनी सारी संभावनाएं हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या क्या पता चला? मैंने बताया ना, 7th लॉर्ड 10th में, इसका मतलब क्या? जो आपके स्पाउस का जो आपका जो काम होगा और आपके स्पाउस का जो काम होगा वो सेम हो सकता है, प्रोफेशनल सेम हो सकता है। आपको हो सकता है आपका स्पाउस जो है सेम वर्क प्लेस पे मिल जाए। और वीनस जो है मेष राशि के अंदर क्या दिखाता है कि मार्शियन रिलेटेड काम, वाइफ अच्छी कुक हो सकती है।
ठीक है। वैसे क्या है, देखिए मार्स इज द फायर, हालांकि इसका संबंध सेकंड हाउस से बने तो और ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि सेकंड हाउस फूड को दिखाता है। लेकिन मेष क्या है, सेनापति है। मेष राशि में मंगल जो है वो सेनापति को रिप्रेजेंट करता है। तो सेना से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, आपकी वाइफ डिफेंस में हो, पुलिस में हो, इस तरीके से कोई जिम ट्रेनर हो, योगा करने वाली हो, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए चीज़ें क्लियर कहाँ से होगी, जब हम पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखते हैं ना, तब चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, अब देखिए 7th लॉर्ड 10th में वो भी एक्सोल्टेड। ठीक है, 7th लॉर्ड 10th में वो भी एक्सोल्टेड, तो क्योंकि वो 7th लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी का गुण आपकी वाइफ के अंदर जरूर होगा। आपकी वाइफ जो है वो यंग लुकिंग होगी, क्यूरियस होगी। ठीक है, क्योंकि मरकरी का ये गुण है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, बस एक बेसिक लेवल पे आपको क्या देखना है। ठीक है, अब यहाँ तक सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। आप मोटे तौर पे कह सकते हो कि चार्ट सही है, शादी की दृष्टि से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सही एज पे शादी होगी और पार्टनर के रिगार्डिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ हो सकती है, मान के चलिए यहाँ पे वीनस के साथ साथ यहाँ पे सैटर्न बैठ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे शनि आ जाए, तो क्या होगा, एक तो सैटर्न के साथ वीनस आ गया। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आप चार्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं। सैटर्न एंड वीनस आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन सैटर्न का काम क्या है, सैटर्न का है डिले का, सफरिंग का। तो क्या कर देगा, वीनस के साथ अगर सैटर्न आ गया तो ये शादी में आपको डिले दे सकता है। वहीं पे ये अपनी तीसरी दृष्टि से किसको देखेगा, ये 7th हाउस को देखेगा। तीसरी दृष्टि से किसको देखेगा, 7th हाउस को देखेगा। तो इसने क्या कर दिया, वीनस को भी अफेक्ट किया है और 7th हाउस को भी अफेक्ट किया है। तो 2 फैक्टर हो गए शादी में डिले के। चीज़ों को ऐसे देखना शुरू करना है। अब यहाँ भी हम फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, सिर्फ सैटर्न से देख के हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिले होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। लेकिन वहीं पे यहाँ पे क्या हो जाए, साथ में 7th हाउस में केतु भी बैठ जाए। ठीक है, या केतु को कहीं से एस्पेक्ट आ जाए, दृष्टि आ जाए, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे एफ्लिक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और जिसमें एफ्लिक्शन कम होगा उतनी प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा था। सेम चीज़ अगर लड़की का चार्ट है तो आप मार्स के लिए लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लिया तुला लगन की कुंडली होती, यहाँ पे 7 लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाता और इसका लॉर्ड क्या हो जाता, मार्स हो जाता, तो भी एक चीज़ अलग हो जाती कि 7th लॉर्ड क्या मार्स है, तो मार्स को देखना जरूरी है। और लड़के का चार्ट है तो वीनस भी देखा था और मार्स भी देखा जाता। लेकिन अगर लड़की का चार्ट है तो क्या 7th लॉर्ड भी मार्स और वैसे कारक भी मार्स। जैसे कालपुरुष की कुंडली में अगर मेल नेटिव है तो हम क्या देखते हैं, कालपुरुष की कुंडली है, इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 है। तो अगर यहाँ पे वीनस है, या इस चार्ट में जब हम देखेंगे तो 7th लॉर्ड भी वीनस है और शादी का कारक भी वीनस है, तो फिर हम सिर्फ वीनस की स्थिति स्टार्टिंग में देखेंगे। ठीक, तो अगर लड़की का चार्ट है तो उल्टा हो जाएगा, हम फिर मंगल को देखेंगे और 7th लॉर्ड को देखेंगे। लड़की का चार्ट है तो 7th लॉर्ड को देखेंगे और वीनस को देखेंगे। अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, ठीक है, तो आप मोटे तौर पे कह सकते हो कि शादी के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद का जो स्टेप वो है कि कहीं से एफ्लिक्शन तो नहीं आ रहा, शनि राहु और केतु के द्वारा कोई एफ्लिक्शन तो नहीं आ रहा। लड़के का चार्ट है तो मंगल भी हम ऐड करेंगे, मंगल की तरफ से कोई एफ्लिक्शन तो नहीं आ रहा, मंगल की 4थी दृष्टि 8वीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। ठीक है, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो इतना आप सबको पता है कि 7th हाउस से आपका स्पाउस देखा जाता है। तो 7th लॉर्ड, ठीक है, 7th लॉर्ड कहाँ पे गया और शादी का कारक मार्स या वीनस, ठीक है, कहाँ गए वो। और एक चीज़ अब इसमें और ऐड करेंगे हम कि 7th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। मान लिया जुपिटर बैठ गया 7th हाउस में, ठीक है, मान लिया जुपिटर बैठ गया 7th हाउस में, एक कंडीशन ये है। और एक कंडीशन है क्या कि सैटर्न बैठ गया, तो रिजल्ट में दिन रात का अंतर आ जाएगा।
जुपिटर क्या करेगा, जुपिटर एक शुभ ग्रह है, शुभ दृष्टि डालेगा, अच्छे काम को और प्रोवोक करेगा और बढ़ाएगा। ठीक है। सैटर्न क्या है, क्रूर ग्रह है, क्रूरता दिखाएगा, डिले कारक है, डिले कर देगा। सैटर्न अगर 7th हाउस में बैठेगा तो अपने गुण आपके पार्टनर को दे देगा। आपका जो पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, उसने स्ट्रगल से बहुत सारी चीज़ें सीखी हो, या उसको बहुत ज़्यादा बचपन में रिसोर्सेज ना मिले जिसके कारण उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आई हो, तो एक मैच्योरिटी हो उसके अंदर। थोड़ा सा ओल्ड लुकिंग हो सकता है, एज है 20, लगता है 25 का 30 का, ऐसे भी हो सकता है। वहीं पे अगर जुपिटर बैठा हो तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर हो थोड़ा चबी हो, थोड़ा सा फैटी, ठीक है, मीठा पसंद करने वाला हो, तो जुपिटर गुण उसके अंदर आएंगे। ज्ञानवान हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आप देखिए, अब आप खुद सोच के देखिए और उन एस्ट्रोलॉजर्स का आप सोचिए वो क्या करते हैं। मैंने 1-2 बार पहले भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता किसी की आलोचना करने में, लेकिन सत्य को सामने लाना भी हमारा काम है। कि आप देखिए, अगर आप सिर्फ 7th हाउस में बैठे प्लैनेट को देख के, लॉर्ड को देख के बोल देंगे नहीं ठीक है जुपिटर बैठा, जुपिटर की अंतर्दशा में शादी हो जाएगी, ये वीनस की अंतर्दशा में शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। मैं आपको ये बताऊंगा जब सामने आपके सामने चार्ट आएगा, जब आप तो पूरा ये बता पाएंगे आप उसके स्पाउस के नेचर के बारे में, उसकी जॉब के बारे में, ठीक है, इवन डायरेक्शन भी बता पाएंगे कि उसकी डायरेक्शन किस दिशा से उसकी शादी होगी, कितने किलोमीटर की रेंज तक वो हो सकता है, शादी कब होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये लंबी सीरीज चलेगी और मैं कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि वीडियो बहुत स्लो चल रही है, थोड़ा फास्ट करके देखिए। ठीक है, और ये लगता है कि आता ही है, पता ही है, तो फिर तो आगे कहने की ज़रूरत नहीं, फिर तो कहीं कुछ और देखिए। लेकिन जब हम एक एक पहलू, एक एक स्टेप वाइज चीज़ें करेंगे तो फिर यकीन मानिए आप मेरे साथ 2 साल तक जुड़े रहिए। एस्ट्रोलॉजी में कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा इजीली। वैसे भाई एस्ट्रोलॉजी समुद्र है और हम एक बूंद के समान भी सीख जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, आप अपने आसपास के जो लोग हैं ना, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नहीं करना कि 7th हाउस में, अब तक आपको ये सुनाया था, आपने पढ़ा था 7th हाउस स्पाउस का होता है, वहाँ पे जो ग्रह बैठे या उसका जो लॉर्ड होगा उसको देख लेंगे। शुरुआत है ये, नो, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, ये शुरुआत है तो करना ही है। लेकिन 99.9% केस में आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा कि 7th लॉर्ड की दशा में शादी होगी। आपको पता है कि लगन से सप्तम में जो हाउस है उसके दशा में शादी हो सकती है। चंद्रमा से सप्तम में जो है, ठीक है, मून से जो 7th हाउस में जो ग्रह है या उसका लॉर्ड है उसकी दशा में शादी हो सकती है, या फिर 12th हाउस का जो लॉर्ड है उसमें बैठे ग्रह उनकी अंतर्दशा में शादी हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि 12th हाउस में क्यों? अगर आपको थोड़ा ज्योतिष का बेसिक ज्ञान होगा तो जो 6th हाउस होता है हमारा, ठीक है, ये वाला जिसको हम रिपु भाव बोलते हैं, ये हमारे प्रारब्ध का भी होता है। तो भावत भावों के सिद्धांत के अनुसार जो 12th हाउस है वो 7th से 6th पड़ता है। हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपकी शादी का प्रारब्ध है। किससे आपका प्रारब्ध जुड़ा है? शादी का। और शादी सब बहुत बड़ा प्रारब्ध है, सबसे बड़ा प्रारब्ध है, क्योंकि उसके साथ आपको जीवन बिताना, सुख दुख, बच्चों का भी जो सुख दुख है सब कुछ आपको साथ में झेलना है लाइफ लॉन्ग। तो 12th हाउस, 12th लॉर्ड की दशांतर दशा में शादी हो सकती है। अब बिल्कुल नई चीज़ है ना ये। ऐसे ही संतान के लिए लोग क्या देखते हैं कि सिर्फ 5वां भाव देखते हैं, ठीक है, 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह की अंतर्दशा में शादी या जुपिटर की अंतर्दशा में शादी नहीं भाई। 11th हाउस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्यों 11th हाउस इक्वली इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि भाई ये आपके 7th हाउस से क्या पड़ता है? 5th पड़ता है। आपके लगन से आपका 5th हाउस जो है वो क्या है? आपकी संतान है। और 7th से जो 5th हाउस पड़ता है वो क्या है? आपके स्पाउस की संतान है। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर चाइल्ड एंड योर स्पाउस चाइल्ड? नो। अब आपने सिर्फ एक चीज़ देख ली कि 5वां हाउस बच्चे का होता नहीं। एस्ट्रोलॉजी से काम करती है। एस्ट्रोलॉजी चलती है योगों के ऊपर, और योग, एक योग से हम कुछ भी कंफर्म ज़्यादा नहीं कह पाते। फिर जिसको D1 नहीं पता ना, जिसको लगन कुंडली नहीं पता, अरे नवांश देख लो। D1 इज द रूट,
D1 से चीज़ों की शुरुआत होती है, फिर उससे एक पौधा आपने देखिए, अगर आपने आम का पेड़ लगाया नहीं तो आपको आम मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन आपने आम का पेड़ लगाया है और उसके बाद भी आम मिलेंगे नहीं मिलेंगे 100% गारंटी नहीं है। तो आम का पेड़ अगर लगाया है या नहीं लगाया, लगन कुंडली से पता चलेगा कि योग है या नहीं है। फिर वो योग फ्रुक्टिफाई होगा या नहीं होगा, उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमें नवांश बताएगा। तो जिसको लगन कुंडली नहीं आती ना, वो भाग्य नवांश की तरफ चला जाता है। ठीक है, पहले आप लगन कुंडली सीखिए, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली सीख जाएंगे ना आप, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको नवांश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नवांश इज अ टूल, वेरी गुड टूल, लेकिन पहले आप इसको तो समझिए। ये वही हो गया, किसी बच्चे को अल्फ़ाबेट का ज्ञान नहीं है, वर्ड्स बनाने आते नहीं है, और वो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जाता है कि नहीं मैं तो सीधा सेंटेंस पढ़ना सीखूंगा, वर्ड्स का क्या है, वर्ड्स तो वैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक मुझे लगता है कि आपको एक नई जानकारी मिली है आज ये, कि 11th लॉर्ड की दशांतर दशा में भी आपके बच्चा हो सकता है, 12th लॉर्ड की दशांतर दशा में आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, और देखिए सैटर्न, राहु और केतु का 12th लॉर्ड से संबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है गोचर के अंदर जब आपकी शादी होगी। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कम से कम आपको 20 लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ये बताऊंगा कि अर्ली मैरिज कब हो सकती है, लेट मैरिज कब हो सकती है, बिल्कुल शादी का डिनायल कब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम टाइमिंग ऑफ मैरिज देखेंगे तो पहले ये देखेंगे ना कि लेट मैरिज है या नहीं है। जब लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन होगा, आपको 4-5 योग मिल गए, 3-4 तरीके से आपको संकेत मिल गया कि लेट मैरिज का है, तो आप लेट मैरिज के अकॉर्डिंग फिर योग देखेंगे ना कि अरे इसकी शादी 30 ईयर्स के बाद का योग है। ठीक है, लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन तो फिर हम जो टाइमिंग देखेंगे वो 30 ईयर्स के बाद का ही देखेंगे ना। गोचर मान लिया 24 साल की उम्र में अलाउ कर रहा है, लेकिन लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन है तो फ्रूटिफाई होगा ही नहीं, फिर आप गलत साबित हो जाएंगे, फिर बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी फेक है, एस्ट्रोलॉजर फेक है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप सिर्फ मुझे सुनते रहिए। ठीक है, बाकी जो मेहनत है आपके नाम की वो मैं खुद करूंगा। ठीक है, पूरा विस्तार से समझाऊंगा, और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप सिर्फ सुनेंगे ना मुझे, तो भी आप चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो मैं लिख रहा हूं साथ साथ बोलता रहूं। और ये चीज़ मैं आपसे बहुत बार निवेदन कर चुका हूं कि अब आपको चार्ट माइंड में होना चाहिए कि धनु लगनी कुंडली है तो कौन से भाव में कौन सी राशि हो सकती है। यू कैन टेक सम टाइम, कि मुझे एकदम से नहीं पता कि धनु लगनी कुंडली है तो 10th हाउस में 6 नंबर की राशि हो जाएगी, कन्या राशि हो जाएगी, नहीं पता, लेकिन आप कैलकुलेट तो कर पाएंगे ना। देखिए जनरली क्या होता है, 7th हाउस आपको सबको याद हो जाता है कि फर्स्ट के सामने 7th, सेकंड के सामने फर्स्ट राशि के सामने 7th राशि, सेकंड राशि के सामने 8th, थर्ड के सामने 9th, फोर्थ के सामने 10th, फिफ्थ के सामने 11th, सिक्स के सामने 12th, फिर 7th के सामने फिर से 1 रिपीट होती है। तो धनु लगन की कुंडली है तो वहां से सीधा आपको एक चीज तो होगी कि 9 के सामने 3 होता है, 3 के सामने 9 होता है। 7th हाउस का पता चल गया, 10th हाउस का पता लगाना है, वहां से काउंट कर लीजिए 4 स्टेप और आगे केंद्र का भाव है। इस तरीके से मतलब वो तरीका आप कुछ भी लगाइए, लेकिन आप चीज़ों को करिए। तो आज की जो ब्रीफ समरी है वो क्या है कि स्पाउस के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 7th लॉर्ड कहाँ पे गया है, 7th हाउस की स्थिति क्या है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, 7th लॉर्ड कहाँ पे गया है, और वीनस या मार्स की स्थिति क्या है। वीनस किसके लिए, लड़के के लिए, और मार्स किसके लिए, लड़की के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं से कोई एफ्लिक्शन तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर 3 चीज़ें अच्छी स्थिति में है पहली वाली, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम ये जरूर देखेंगे, यहाँ पे रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने अब आपको बोल दिया कि अगर ऐसा ऐसा होगा, ठीक है इस पे रिजल्ट, जब इतने सेट ऑफ रूल्स है तो आप सबको रूल्स को देखेंगे ना। हम कानून में पढ़ते हैं ना कि सबको समान अधिकार है। ठीक है, कानून में रूल है कि सबको समान अधिकार है, लेकिन आप देखते हैं कि नहीं भाई, मेट्रो में तो कोच रिजर्व है फीमेल्स के लिए, तो आप यहाँ पे नहीं बोल सकते नहीं मैं तो फीमेल कोच में घुसूंगा, क्योंकि सबको समान अधिकार है। तो समान अधिकार है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है, अगर ऐसा ऐसा केस तो विमेन को रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा ऐसा केस तो इसको ये होगा, तो वहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, कि डीएसपी लेवल का बंदा कोई चोरी करेगा तो उसके लिए एक अलग सजा है, और एक बिल्कुल बेगर लेवल का बंदा चोरी करेगा उसके लिए अलग सजा है, क्योंकि डीएसपी कानून का रखवाला वही पक्षक हो जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग पनिशमेंट मिलेगा। तो वैसे सब समान है। तो ऐसे आप एस्ट्रोलॉजी के एक रूल को देखकर फाइनल कंक्लूजन के लिए नहीं जाना, हम फिर पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखेंगे फिर उसके लिए। ठीक है, तो 7th हाउस की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह बैठे हैं, 7th लॉर्ड की स्थिति क्या है। ठीक है, 7th लॉर्ड की स्थिति में सिर्फ ये नहीं आता कि वो कहाँ पे बैठा है, किस भाव में बैठा है। ठीक है, उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, वो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। वीनस कहाँ बैठा है, वीनस के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, फिर 5th हाउस पे या 7th हाउस पे एफ्लिक्शन तो नहीं है, वीनस पे एफ्लिक्शन तो नहीं है, 7th लॉर्ड पे एफ्लिक्शन तो नहीं है।
अब इतनी सारी बातें सुन के आप तो सोचिए यार इतना सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल देखना पड़ता है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग करते हैं ना कि हाँ फ़ोन मिला और 1 मिनट में, हाँ जी मैं आप देख पा रहा हूँ आपकी शादी अगले महीने हो जाएगी, अगले 6 महीने आपका योग बन रहा है। ठीक है, कोरा झूठ है, विदाउट लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ नॉलेज है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई इस तरीके से कंसल्टेशन कर रहा है ना, इसका मतलब खुद पे भरोसा नहीं है, उसको अपनी नॉलेज पे भरोसा नहीं है। 5-5 रुपए में तुम 5 मिनट में रेमेडी चूर्ण की तरह बांटे जा रहे हो। ठीक है, तो राहु की स्थिति क्या है, केतु की स्थिति क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती है। शुक्र कहाँ है, मान लिया किसी के चार्ट में शुक्र और मंगल साथ में है, अर्ली मैरिज को दिखाता है, टाइमली मैरिज को दिखाता है। अर्ली मैरिज होता है यानी कि 13 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल टाइम से होगा, जब उसकी इच्छा हो जाएगी तब उसकी शादी हो जाएगी। लेट मैरिज का मतलब क्या होता है, देखिए एक व्यक्ति है जो 32 साल की उम्र में शादी करना ही नहीं चाहता, 33 ईयर्स की उम्र में उसकी इच्छा जागी है कि मैं शादी करूं। ठीक है, अभी उसकी मैरिज लेट नहीं हुई है। दो प्रकार की चीज़ होती है, एक होता है हमारे इंटरनल कर्म होते हैं, एक बाहर कर्म। एक मेरे मन में इच्छा मेरी शादी हो जाए लेकिन बाहर का इन्वायरमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। एक क्या है कि बाहर रिश्ते पे रिश्ते आए जा रहे हैं, ये भी देखो ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिश्तों पे रिश्ते आ जाते हैं, वो मना करते रहते हैं, बाहर से कर्म आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप इंटरनली वो चीज़ नहीं करना चाह रहे। तो जब योग बनता है तो क्या होता है कि फिर बीच का रास्ता निकलता है, बाहर से भी कर्म होता है, कुछ ना कुछ अंदर से भी होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि हर आप बोलो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो ये थोड़ी था कि मेरी मन की इच्छा थी और बाहर से कर्म आ गया, नहीं। देखिए जब योग बनता है ना, वो चीज़ें होती हैं, तो आपकी जो फ्री विल है वो भी सर्कमस्टेंशियल है, और विवाह बहुत बड़ा कर्म आपको प्रारब्ध के अनुसार ही आपको मिलता है। पिछले जन्म में जो अपने कर्म किए उसके अकॉर्डिंग आपको स्पाउस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे मिलेंगे, और उसका सबका एक टाइमिंग है ना। कोई भी रेमेडी ऐसा नहीं है कि आपकी शादी 35 साल की उम्र में होने वाली, आप 30 साल के हो तो रेमेडी करोगे 2 महीने बाद, 1 साल बाद शादी हो जाएगी, 2 साल बाद, जो टाइमिंग है उसी पे होगी। और यही हमें सीखना है, ये नहीं कि आप ये जल चढ़ाओ, वो करो, ये करो, वो करो, नहीं, वो चीज़ों का अलग रिजल्ट है। ठीक है, उनका आध्यात्मिक रिजल्ट है, वो चीज़ें अलग है। मैं फिर कभी इसके बारे में चर्चा करूँगा, ब्रीफली छोटा सा बताता हूँ बस, कि जब अध्यात्म का मार्ग एस्ट्रोलॉजी से अलग नहीं, अगर मैं आपको बताऊँ तो चार्ट में दिख जाता है कि आपका पार्टनर स्पाउस जो है वो स्पिरिचुअल होगा या नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, बस देखना आना चाहिए हमें, योग का तो पता होना चाहिए ना कैसे क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है, एक आदमी मंदिर में गया और उसका डिमोशन हो गया। अब क्या बोल दोगे कि मंदिर में गया डिमोशन हो गया इसलिए मंदिर में गया था। एक आदमी घर पे मिक्सी ले आया, उसका प्रमोशन हो गया। अब क्या इसका मतलब ये कि सब लोग मिक्सी लाने लग जाएंगे प्रमोशन के लिए? नहीं, वो क्या है कि जो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है वो इवेंट्स को बताता है कि ये इवेंट्स हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, उस इवेंट को पकड़ना, क्योंकि वो एक जो कॉम्बिनेशन है वो 1000 चीज़ों को दिखाता है। तो पूरे चार्ट की एनर्जी पढ़ना 1 घंटा लगता है कम से कम, एक चार्ट की एनर्जी को पढ़ने में, ढंग से अगर देखा जाए तो, कि चार्ट कहना क्या चाह रहा है, क्या चीज़ें वो कर रही है। ऐसा नहीं कि जो आपका क्वेश्चन है सिर्फ शादी का क्वेश्चन है, ठीक है 7th हाउस देख ले बात खत्म होगी। पूरे चार्ट का वो देखा जाता है, अर्निंग कितनी है, लगन का क्या सीन है। ठीक है, चीटिंग का योग तो नहीं है, क्या लव मैरिज के लिए प्रयास तो नहीं कर रहा है। सामने वाला क्या पता ना भी बताए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कई सारी चीज़ें कि डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, मान के चलिए अब आज जिसके माल कोई बिल्कुल अर्निंग करता ही नहीं है, 5-7 हज़ार रुपये कमाता और शादी सोच रहा है कि मेरी हो जाए, उसके लिए अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन आज की लाइफ में टाइम पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि चार्ट का ओरिएंटेशन क्या है, चार्ट क्या कहना चाह रहा है आपसे, फिर दशा अंतर्दशा गोचर क्या है, कौन से नक्षत्र में है, ये तो भी मैंने टच ही नहीं किया है कि आपका 7th लॉर्ड कौन से नक्षत्र में बैठा है, वीनस कौन से नक्षत्र में बैठा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये नक्षत्र का सीरीज बिल्कुल बाद में करवाऊंगा, यहाँ तक भी आप करेंगे तो बहुत हद तक आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जाएगी। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली छोटी मोटी चीज़ सीखी कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, कल से फिर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे और इस सीक्वेंस को मैं बिल्कुल लास्ट तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।